नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप अंदर से थोड़े खिले-खिले दिख रहे हैं आप। माहौल ही ऐसा है, बहुत ही बढ़िया। जी, तो इस कल माहौल हाँ, वो हो गई या आपको लगता है कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है? देखिए अभी तो वो लोग ही जाने। मैं तो जैसे समझ रहा था कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ मैं बताता हूँ। अगर सही हो जाए तो मेरे हिसाब से ये जो अटैक हुआ था वो टेररिस्ट अटैक था। इसलिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो भी टारगेटेड टू टेररिस्ट या टेररिस्ट कैंप होना चाहिए था। एग्ज़ैक्टली वही किया गया है। तो यहाँ पे अगर ये नहीं होता या मान लीजिए कि जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ या जैसे इज़राइल हमास का हुआ वैसा होता, तो फिर जो हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट अभी मिल रहा है यूनिलैटरली, वो नहीं मिल पाता। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी से काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आर्म फोर्सेस जो है ना थोड़े छेड़छाड़ करने चाहिए, करेंगे मतलब वेट करेंगे कि पाकिस्तान वापस कुछ तो एक करे और कुछ हमारे यहाँ ऐसा हो जिसके बाद दोबारा जब चढ़ें तो फिर इस मंशा के साथ चढ़ें कि इस बार तो भूल जाओ टेररिस्ट कैंप क्या है, पूरा ही चढ़ जाएँगे। तो आप शायद वैसा ये अगर कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी जो सैन्य शक्तियाँ हैं, वो इंतज़ार करेंगी कि पाकिस्तान अगली गलती करे। उकसा के तो आ गए हैं, अब उसके बाद थोड़ा तो मन कुलबुला रहा होगा कुछ करने का। तो अब देखिए वो फुलझड़ी तो चला रहे हैं खासकर चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट हो ही गया, उनको पता भी नहीं चला कुछ। वो भी सकते में है कि हुआ क्या, कैसे हुआ। तो अभी ऐसा है कि उकसा के तो आ गए कुछ करेगा, कुछ ऐसी गलती करे जिसके बेसिस नहीं, पे हमको रीज़न मिले। टेस्टिंग तो F-16 की भी हो गई, पहले भी हो गई थी। हाँ, F-16 की हाँ, भी हो गई थी। करेक्ट, करेक्ट। वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक गलती ऐसी हो, जिसके बाद हमको जाके उनको मारने में इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिले कि उन्होंने कोई आर्मी फैसिलिटी पे या यूएन फैसिलिटी पे या कुछ रिहायशी इलाके में ऐसे जगह कहीं पे कुछ कर दिया। अब वो बहाना लेके दोबारा जब चढ़ेंगे तो उसके बाद पूरा चढ़ के आएँगे, पता नहीं कराची ग्वादर क्या लेके आएँगे। लेकिन उसमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, अभी कुछ करेंगे तो नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम है। अभी जितना करके आए हैं उस पे तो 100% मिल गया, मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप ऐसा बहाना पक्का ढूँढ रहे होंगे, जो इस बार तो निपटा ही के आएँगे। जी, तो क्या बाज़ार मोटे तौर पे यही मान रहा है कि अब ये फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ, पूरी तरह से सामरिक युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा है मामला, एक ठीक-ठाक सबक सिखा दिया गया, अब इसके बाद शायद अगर उन्हें अकल ठिकाने आ गई हो तो शांति रहेगी। तो क्या बाज़ार अब इस शांति के विचार को भुना रहा है? मुझे लगता है 10-15 दिन का समय लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी शर्म वाली बात उनके पास भी है ना, मतलब मुँह छुपाने को जगह नहीं है, तो हो सकता है कुछ करेंगे ही। अब चाइना की फुलझड़ी दी हुई चलाएँगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सही में थोड़ा कुछ अगर होगा, तो मुझे लगता है 10-15 दिन का समय लेना चाहिए इस कन्क्लूज़न पे पहुँचने के लिए। जी, लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा बाज़ार में एकदम शांति रही, मतलब कई लोग कह रहे थे कि सुबह गैप डाउन होगा तो खरीद लेना, थोड़ा देशभक्ति भी दिखानी है और थोड़ा मौका भी भुनाना है। लेकिन वैसा मौका ही नहीं मिला। ये ठीक भी है ना, देखिए इस बार तो ये वाले में तो बिल्कुल क्लियर है कि हमको उनको किसी भी तरह से ही कहीं से सपोर्ट नहीं है। टोटली आइसोलेटेड मतलब टोटली आइसोलेटेड, उनके अपने लोग ने ही आइसोलेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट गिरने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये अगर टेंशन एस्केलेट होती है और थोड़े मतलब दूसरे तरीके में चले जाते हैं कि अगर एक्चुअली थोड़ी एक्सचेंज ऑफ जो भी है आर्टिलरी जो भी हो रही है, थोड़ा बड़े स्केल पे जाने लगता है। तो अगर थोड़ा इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से कुछ होना शुरू होगा, तो सर्टेनली मार्केट उस चीज़ को नोटिस करेगा। अभी तो सिंपली ये देख रहा है कि एक राउंड जो होना चाहिए था, वो हो गया। बाकी इसके आगे का थोड़ा डेवलपमेंट वॉच करना चाहिए बिकॉज़ रिटेलिएशन भले ही यूएस ने बोला है डोंट इवन थिंक टू रिटेलिएट, जी। लेकिन हो सकता है कि चाइना थोड़ी उँगली करके जाओ भाई थोड़ा खेलो। अच्छा, इसमें भी क्या डिप्लोमेसी है? मतलब कि जब ट्रम्प से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा गोलमोल सा जवाब दे दिया कि वो तो दशकों से लड़ते रहे हैं। नहीं, थोड़ा गहराई से सोचिए तो शताब्दियों से लड़ते रहे हैं। अब ये
उधर इशारा कर रहे थे और उधर इशारा करने की उनको ज़रूरत क्या थी, वो एक अलग बात है। लेकिन विदेश मंत्री ने उनके जितने स्पष्ट शब्दों में कहा जो आप कह रहे हैं कि भई सोचना भी मत रिटेलिएट करने की। तो प्रेज़िडेंट एक बात कह रहे हैं, मतलब जैसे कोई रिएक्शन देने से बच रहे हों और विदेश मंत्री इतने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, देख पहले ही ट्रम्प ने तो क्लियर बोला हुआ है कि मोदी जो करना चाहें कर सकते हैं। तो उसमें दोबारा उनसे और क्या सुनना चाहते हैं? मोदी जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लगा के दम लगा के उनको भगा रहे हैं। तो उसपे कोई उन्होंने नेगेटिव भी तो व्यू नहीं दिया है। रादर जी, मुझे तो लगता है कि हर किसी का सपोर्ट है, अगर चाइना और टर्की छोड़ दें और जो कि आप मान लीजिए कभी नहीं इधर आएँगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं आएँगे। तो उसके अलावा उनके साथ खड़ा कौन है? चाइना, टर्की बस, यही दोनों टर-टर करते रहेंगे और तो कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इतना तक आपको जाके कहूँ, भले ही चाइना उनको आर्म्स जितना दे सकता है दे दे, लड़ो, मरो, सब खत्म हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि चाइना घुसेगा किसी भी तरह से इस लड़ाई में, क्योंकि घुसेगा तो पिसेगा, पूरे तरीके से पिसेगा। मतलब इतना आसान नहीं रहेगा, तो इ कुछ नहीं करेगा, खाली उनको उकसाएगा और जाओ तुम ही लोग मरो, जो करना है करो। ऐसा ही डिफेंस सिस्टम देगा जो कि चलेगा नहीं। जी। चलिए, तो फिलहाल अभी बाज़ार की प्रतिक्रिया देखते हैं और आगे किन स्तरों का ध्यान रखना है उसकी बात करते हैं, क्योंकि आज दिन तो है दर्शकों के सवालों का, तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ेंगे। दर्शकों ने अपने सवाल भेजने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल पहले अगर हम बाज़ार के स्तरों की अपने प्रमुख इंडिसेस पे एक बार निगाह डाल लें, तो क्या लग रहा है अभी आगे हमें कौन-कौन से लेवल्स हैं, कौन-कौन से स्तर हैं, जिनका ख़ास ख़्याल रखना है? पहले बैंक लेंगे राजू जी, स्पेशली निफ्टी बैंक से ही शुरू करना पड़ेगा। तो क्योंकि वहाँ से जो इंडिकेशंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक का जो सिचुएशन है ना, वो एक क्लियर कट शॉर्ट टर्म 56,000 पे टॉप दिख रहा है अभी। अगर 56,000 पे टॉप दिख रहा है तो जब तक अब ये क्लियर नहीं आ जाए, आप ये मान सकते हैं कि बाउट्स ऑफ कवरिंग आएँगी और करेक्शन चलता रहेगा, मतलब सेल ऑन राइज़ होता रहेगा, इसके चांसेस रहेंगे। ये लेवल्स खासकर ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट करके रख लीजिए। पहला है आपका 55,000, मतलब ये है कि अगर निफ्टी बैंक 55,000 के ऊपर क्लोज़ देती है, तभी अब यहाँ से फर्दर पुल बैक टुवर्ड्स 56,000 पॉसिबल है, अदरवाइज़ यहाँ के ऊपर निफ्टी बैंक नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी, तो क्या हो सकता है? पहला आपको रेस्ट दिखेगा 53,700 पे, जहाँ पे आपको करीब 20 डीए में आना चाहिए। वो क्रूशियल रहेगा, बिकॉज़ रनिंग करेक्शन वहीं तक होगा हो सकता है और उसके बाद कंसोलिडेशन होगा। पहला पॉइंट समझिए कि 55,000 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं होता है, ये सेल ऑन राइज़ का मार्केट बनता जा रहा है निफ्टी बैंक, और 56,000 एक क्लियर टॉप बनता जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चांसेस हैं 53,700 के आसपास तक एक बारी टेस्ट कर ले निफ्टी बैंक। उसके बाद नया सिग्नल ढूँढेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद एक और पॉइंट समझें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका है 52,500 के पास ही। ये ऐसा सपोर्ट है कि इसको नहीं टूटना चाहिए बैंक का। अगर टूटेगा तो उसके बाद डीपर करेक्शन शुरू हो जाएगा, मे बी 51,000 और बिलो। ये सारे नंबर्स को ध्यान में रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल 55,000 को वॉच कीजिए, क्योंकि उसके नीचे क्लोज हो चुका है। इसलिए अब वो ये जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं मिले, कोई फर्दर एडवेंचर करने का मेरा तो मन नहीं रहेगा। जी। चूँकि ये सिचुएशन बैंक का डेवलप हो चुका है, इसको अब बेक इन किया जा सकता है निफ्टी में। हाँ, बताएँ? जी। तो यहाँ जब नीचे के स्तरों की बात हो रही है, तो 51,000 का आपने ज़िक्र किया लगभग, वहाँ पर एक क्रॉसओवर बन रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर है वो, बन जाएगा। मतलब आज दोनों मिल गए हैं, लाल रेखा और ये बैंगनी रेखा, 200 डे मूविंग एवरेज लाल रेखा की और 50 डे मूविंग एवरेज बैंगनी रेखा, गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अपने आप में निफ्टी बैंक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये गैप भरने के लिए जो 51,000 के पास ही है, वहाँ तक एक बार को आ भी जाए, तो बस ये है कि अगर 54,000 का 54,600 का बैंक निफ्टी अगर 51,000 पे आ जाएगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो सही बात है। लेकिन
अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद 51,000 से पहले कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक एक गैप भरने के प्रोसेस के रूप में, या एक बार को फिर से 200 डे मूविंग एवरेज को छू करके वहाँ सपोर्ट लेने के रूप में भी देखा जा सकता है। दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, हुआ क्या है, निफ्टी बैंक का क्लियर कट 54,500 के ऊपर या 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपके फंडामेंटल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इंटरेस्ट रेट का सिचुएशन है, जो लिक्विडिटी का सिचुएशन है, जो फॉरेन फंड का सिचुएशन है, इसका मतलब यही है कि निफ्टी बैंक आपका 60,000 के लिए रेडी है। ये क्लियर इसका मतलब होता है। लेकिन एक बार में तो जाएगा नहीं, चूंकि शार्प प्राइस हुआ था। ये मैं हमेशा बहुत बार बार कह रहा हूँ कि राइज में ज़्यादा चेज नहीं कीजिए, थ्रोबैक में कीजिए, बिकॉज फाइनली ये 60,000 का मामला बनेगा। लेकिन नीचे कहाँ तक मामला बनेगा, ये अभी मेरे पास जवाब नहीं है। मे बी 55,000 के ऊपर अगर फिर से क्लोज हो जाता है, दैट इज़ द मार्क जिसको रिस्क पॉइंट बनाना चाहिए और फिर ऊपर आगे देखना चाहिए। लेकिन 56,000 एक क्लियर का टॉप ऐसा है कि वो क्लियर होने के लिए मुझे लगता है 3-4-5 दिन तो कम से कम समझने में लगेगा कि, और वही टॉप रहेगा कि वो थोड़ा सा 500 पॉइंट नीचे आएगा, उसका आइडिया भी नहीं है। इतना ज़रूर है मेरे दिमाग में कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कंड्यूसिव हैं निफ्टी बैंक के 60,000 की तरफ मूव होने के लिए, मे बी इसी फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही है, ये दूसरा ही महीना है, तो अभी अच्छा खासा समय है इसके अंदर। उस समय के अंदर अगर आप 55,000 से देखें तो कितना है, 10% की बढ़त। और अगर एक थ्रोबैक मिला और मान लीजिए 50-51 के आसपास आ गया तो 20% की उछाल। एक साल के अंदर इतनी कोई बहुत अप्रत्याशित चीज तो नहीं होगी कि अचंभा हो सुन करके कि अच्छा 60,000 का बैंक निफ्टी कैसे हो जाएगा। तो जो चीज अचंभा पहले तो शायद। जी। अचंभा तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज 25,000 की बैंक निफ्टी और हम दोनों का डिस्कशन जमाने से चल रहा है कि 60,000 बिल्कुल। 85,000, 60,000 85,000, इसी पे नजर रखिए। यही जी। होगा, 85,000 ही कल्मिनेशन पॉइंट इसका रहेगा। बिल्कुल। तो जिन लेवल्स पर आपने 60,000 के निफ्टी की बात करनी शुरू की थी, वहाँ पर तो शायद किसी को सुनकर के अचंभा होता भी। आज की तारीख में वो बिल्कुल अचंभे वाली बात नहीं है। एक सामने का लक्ष्य दिख रहा है अब वो। अब आपने कहा कि निफ्टी बैंक से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा निफ्टी पे। तो बताइए निफ्टी बैंक का टेक अवे क्या है निफ्टी के लिए? जी, अब इसको हम बेक इन करेंगे निफ्टी में। पहले मैं कह रहा था कि निफ्टी में हमको 24,000 के नीचे का क्लोज मिले तो डीपर करेक्शन का डर लगेगा। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और एक आपको लो मिलेगा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल का लो मिलेगा, विच इज 24,198। आप इसको समझे 24,200 ले। मुझे इस बात का एक डर लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, ये करेक्शन में अब शायद कन्वर्ट हो सकता है 24,200 के नीचे ऑन क्लोज। अगर हुआ तो उसी के नीचे क्लोज हुआ तो एक करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। पॉसिबल है कि 26,700 या 26,900, 23,900, ये सारे जगह पे उसके बाद निफ्टी पहुंचने की कोशिश करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अब 24,000 के ज़्यादा ख्याल फिलहाल ना रखें। अब 24,200 के नीचे क्लोज हो तो ही अपनी कमर कस लीजिए कि करेक्शन स्नीक इन कर सकता है। कितना होगा उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे। 24 पे भी रुक सकता है या 23,700 के पास भी जा सकता है। तो ये एस्टिमेट लेके चलना होगा। जी। तो ये रही बात निफ्टी 50 अगर करेक्शन की तरफ जाता है तो क्या होगा नीचे। लेकिन मान लीजिए कि वैसा करेक्शन नहीं आता और 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वैसी हालत में फिर हमें ऊपर कौन से स्तरों की बात सोचनी होगी? हाँ, फिर उस केस में आपको 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट कंसीडर करना होगा और 24,000 रिस्क पॉइंट डिफाइन करना होगा, 500 पॉइंट। और
छोटा जो करना चाहता है उसको 24,200 करना 24,200 करना होगा। तो बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट 24,200 या 24,000 रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट डिफाइन करना होगा। अगर 24,500 निकल गया तो एंड देन बी रेडी फॉर 25,000 विद अ डेविएशन ऑफ 200 पॉइंट्स ईदर साइड। मतलब 24,8 से 25,2 ये किसी भी तरफ में जा सकता। जी। बिल्कुल, ये कहानी हो गई हमारी निफ्टी की और अब मिड कैप, स्मॉल कैप वहाँ पर ज़्यादा अच्छी चाल हमें आज देखने को मिली है। तो ये क्या बता रहा है, जहाँ एक तरफ सेंसेक्स निफ्टी दिन भर एकदम शांत होकर के पड़े रहे, जैसे कि वेट एंड वॉच वाले मोड में हों, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही और कुल मिलाकर के मतलब जो आप कहते हैं कि चढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों का अनुपात, वो काफ़ी अच्छा बना रहा। तो क्या ये दिखाता है कि आज एफआईआई का डेटा कैसा रहा? मुझे ध्यान नहीं आया। मैं तो देखा नहीं है कोई डेटा, मिल तो जाना चाहिए। जी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो घरेलू निवेशक थे वो ज़्यादा जोश में थे और एफआईआई वेट एंड वॉच वाले मोड में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो खरीद तो रहे हैं। आज है 7 मई राइट? जी। नहीं, आज का डेटा तो मुझे सामने नहीं दिख रहा, एनएसई पे शायद आया हो। देखेंगे। अभी तो डेटा मुझे सामने 7 तारीख का तो नहीं दिख रहा, 6 का ही दिख रहा है। जी, कोशिश करते हैं अ, अभी निकल जाए और तब तक हाँ, फिलहाल एक अभी मिल गया। एफआईआई इसका डेटा मिल गया। रफली 2,500 2,600 करोड़ के आसपास का बाई ही दिख रहा है और दोनों ओके। में बाई है। एफआईआई जी, का भी करीब 2,500 करोड़ का बाई है और 2585 और डीआईएस का भी कुछ बाई है 237880। तो 2,400 करोड़ उनका, 2,600 करोड़ इनका। तो फिर ये फ़र्क क्यों आया कि निफ्टी सेंसेक्स जो है वो शांत पड़े रहे वेट एंड वॉच वाले मोड में और मिड कैप स्मॉल कैप में जोश दिखा? अच्छा, जो एक सामान्य भारतीय की जनभावना जो होनी चाहिए उस तरह का हमें हाल मिड कैप स्मॉल कैप में दिखा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओपन होने के बाद लोअर लेवल से अगर आप बैंक को भी देखिएगा तो बैंक का लो था 54,000 और हाई बना है 54,700 के आसपास। तो बाइंग तो दिख रही है, इंडेक्स में भी दिख रही है। नहीं दिखने का कारण ये है कि एक बार ही खुला नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिखने का कारण है। तो खुलने के बाद नीचे गया है और फिर जहाँ पे डे शुरू हुआ था वहाँ पे आके बंद हुआ है। तो इसलिए वो मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। बट लोअर लेवल से तो मूवमेंट है, अच्छा खासा मूवमेंट है। निफ्टी बैंक में भी है, निफ्टी में भी है, दोनों में मूवमेंट है थोड़ा। जी। अब सवाल आपका जो है उसका जवाब ये है कि 7th में आ गया है तो अब एक्टिविटी मिड कैप स्मॉल कैप में शुरू होगी क्योंकि रिजल्ट्स अब उनके तेजी से आने लगे हैं। इसलिए वहाँ पे अब मुझे लगता है एक्टिविटी बढ़ेगी, दोनों दोनों साइड। लेकिन निफ्टी मिड कैप में जो आप देख रहे हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जब तक 200 डीएमए नहीं निकले तब तक यही कंसोलिडेशन में रह जाएगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। मे बी आप समझें कि 52,000 से 55,000 या 56,000 यही रेंज में रह जाएगा। जी। और स्मॉल कैप की बात कर लें तो स्मॉल कैप में क्या? स्मॉल कैप स्मॉल कैप में भी ये जो लेटेस्ट हाई बन गया 17,000 दैट इज द पॉइंट और आज का जो लो है दैट इज अनदर पॉइंट। ये आज का लो क्या है 5950 तो रफली 16,000 समझे और ऊपर में 17,000। तो ये 1000 पॉइंट का कंसोलिडेशन अभी चलेगा, फिर एसेस करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी एक रह सकती है कि अगर आज का लो जो है करीब 16,000 का अगर ब्रीच होता है तो 15,500 एक बार विजिट हो सकता है। बट स्टिल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते, लग तो नहीं रहा है। उसकी वैल्यूएशन तब करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि आप नीचे 16 पे चले जाइए और ऊपर 17 पे, ये 1000 पॉइंट के रेंज को वॉच करेंगे। जी, लेकिन जिस तरह से आप आज की कैंडल देखिए, नीचे कोई विक ही नहीं है। मतलब जो खुला था वही सबसे निचला पॉइंट था और उसका लगातार दिन भर मजबूती बनी रही, अच्छी मजबूती पे बंद हुआ। तो क्या ये एक रिवर्सल का साफ संकेत है कि भई 50 डे मूविंग एवरेज के पास जाकर के वहाँ से सपोर्ट ले लिया? अब ऊपर हमारे सामने क्या है, तो हमारे सामने टू 200 डे मूविंग एवरेज लगभग 17,800 के आसपास है।
तो 17,800 18,000 के आसपास के लक्ष्य की तरफ क्या ये बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या अगले कुछ दिन स्मॉल कैप के होने वाले हैं? अभी उसका मेरे पास डेटा तो अभी क्लियर नहीं है। मुझे आज का जो कैंडल आप कह रहे हैं ना, वो तो बस इतना है कि बदमाशों की पिटाई का ये रिवार्ड दिया गया है निफ्टी को। इससे ज़्यादा ज़्यादा रीड नहीं करें। मैं अभी कहूँगा कि हमको करीब-करीब 2 हफ्ते का समय लेना चाहिए, इसका डिसीज़न लेने में। अदरवाइज़ ये जो लेवल्स हैं, अगर ये निकलता है 17,000 तो क्लियर कट होगा कि जितनी पिटाई उनकी हुई है उतनी काफ़ी है, वो कहीं पलट के नहीं आएँगे, नहीं तो इसके बाद और धो दिए जाएँगे। तो थोड़ा थोड़े दिन तक के लिए वॉच करें 16-17,000 का रेंज। जी। अच्छा, अब सेक्टोरल इंडिसेज़ में हमने बैंक की तो बात पहले ही कर ली, आईटी का क्या हाल है? आईटी शांत पड़ा रहा आज, शांत नहीं, जो आप कह रहे हैं कि निफ्टी नीचे से वापस संभला, तो वैसा ही कुछ रुझान निफ्टी आईटी में भी, हालाँकि अंत में नफ़ा-नुकसान बराबर रहा लगभग, ज़्यादा परसेंटेज चेंज अंत में नज़र नहीं आया है। तो आईटी इंडेक्स में आगे क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, वैसे व्यू तो आईटी इंडेक्स पे मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए 34,000 पे सभी अपना मार्कर लगा दीजिए और उसको वॉच कीजिए कि जब तक वो ब्रेक नहीं हो फर्दर निफ्टी या आईटी इंडेक्स या आईटी कंपनीज के शेयर्स में फर्दर डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, रादर इसी लेवल पे कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। लेकिन द मोमेंट 34,000 के नीचे ये बंद होना शुरू हुआ, तो आप समझें कि फिर नया वाला कुछ प्रॉब्लम शुरू होगा। वो उस समय देखेंगे, लेकिन 34,000 के नीचे बंद होने का मतलब मुझे ये लगेगा कि फिर बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो शायद खैर उस समय असेस करते हैं राजीव जी, एक बारी 34,000 तक इसको रखते हैं। डेटा उतना राइप नहीं है मेरे पास, अभी उतना रेडी नहीं है कि मैं जी। उतना बड़ा कॉल ले पाऊँ। बिल्कुल। अब ये भी कुछ वैसी ही हालत में फँसा हुआ है निफ्टी आईटी, जहाँ पर शायद पिछली ही बार हम लोग बात कर रहे थे या उससे पहले, कि भई आपके पास 2 अलग-अलग तरह के ट्रेंड बन जाते हैं कई बार, कि भई एक तो बड़ा ट्रेंड पहले का रहा कि भई आपके पास लोअर हाई, लोअर लो वाले पैटर्न चले आ रहे हैं, और फिर आपको एक नया पैटर्न बनना शुरू होता है हायर हाई, हायर लो का, जो कि पिछले वाले बड़े पैटर्न के अंदर रहता है। ये कुछ वैसा ही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अभी तक तो इसका लोअर हाई कंटिन्यू हो रहा है। तो जब तक ये लोअर हाई है तब तक तो कॉल नहीं ही लेना है कि रिवर्सल होगा, और लोअर हाई को नेगेट करने के लिए एट लीस्ट 38,200 वाला तो हाई के ऊपर बंद होना चाहिए। उसके पहले तो कोई व्यू नहीं बनता है। तो यही है कि शॉर्ट कवरिंग क्या वहाँ तक खींच सकते हैं? पॉसिबल है, खींच सकते हैं, लेकिन 50 डीए ही नहीं निकल रहा है, तो इतना तो क्लियर है कि इंडेक्स बहुत वीक है। और इसकी फर्दर वीकनेस अगर हमको आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए 34,000 का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। जी। देखिए, मैं इसको कैसे देख पाऊँगा, अगर मैं थोड़ी-सी अपनी छोटी बुद्धि लगाऊँ, कि इसने एक बार 20 डे मूविंग एवरेज पार किया, 50 डे मूविंग एवरेज पे इसको बाधा मिल गई, जो बैंगनी रेखा है, पलट गया। अब इसको एक दिन की वापस मजबूती थोड़ी मिली है, उसको आप कह रहे हैं कि आज की मजबूती को आप डिस्काउंट कर दीजिए, वो आज का जोश अलग था, ठीक है। तो अब या तो ये जोश कंटिन्यू होता है अगले दिन, तो अलग बात होगी, और अगर नहीं होता है तो वापस एक बार ये 20 डे मूविंग एवरेज पे आए, वहाँ पे सपोर्ट ले, वहाँ से फिर नया जोश ले, और उसके बाद फिर अगली बार जब छलांग लगाए तो 50 डे मूविंग एवरेज पार कर जाए। क्या इस तरह का एक पैटर्न बनता है? अगर वो पैटर्न बना, तो फिर हमें ये जो 7 अप्रैल के बॉटम से जो आपको नया पैटर्न बनता हुआ एक दिख रहा है, इसमें फिर आपको हायर हाई, हायर लो वाले पैटर्न नज़र आने शुरू हो जाएँगे। मेरे पास क्या है कि हर दिन डेटा पॉइंट ऐड होता है और उसके हिसाब से पूरा डेटा एडजस्ट होता है। जी। आज की जो बात है, जो आज का डेटा जहाँ तक ऐड हुआ है, अभी मैं इतना ही कहूँगा कि 20 डीएमए के नीचे अगर कल 34,000 तक भी आ जाता है, मुझे कोई व्यू ही नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ से भी ये पलट जाएगा और वापस फिर से 50 डीएमए कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये डेटा 1-2 दिन प्रोग्रेस होता है और ये मुझे 34,000 को उठा के अगर 34,500 पे लेके जा पाता है, तब वो व्यू लेना
शुरू कर पाएँगे। आप जो कह रहे हैं वो एक वैलिड लॉजिक है, लेकिन क्या उसके लिए आज का डेटा रेडी है? आज का डेटा उसके लिए रेडी नहीं है। मतलब 34,000 है कि फाइनल। हो सकता है कि 20 डीएमए से ही पलट जाए, व्हिच इज़ फेयर पॉइंट। लेकिन कल को 34,000 तक भी आ जाता है, तो भी इसके पलटने के चांसेस उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे जितने कि 20 डीएमए से रहे। जी। दरअसल 34,000 पे आएगा तो वो एक काम अपना फिनिश कर लेगा। जो एक अधूरा काम कई बार छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो बाद में दिक्कत होती है। एक छोटा-सा गैप बना हुआ है, वो गैप भर लेगा अपना। इधर गैप है क्या? जी, बिल्कुल ठीक नहीं गैप है, गैप कहाँ से? नहीं, हाई नहीं, गैप कितना है ना है? 23 अप्रैल का। 34 130 हाँ, 34 130 के ऊपर खुला था, करेक्ट है, सही लॉजिक है। जी। हुँ। तो फिर चलिए, ये कहानी है कि हमें कम से कम 34,000 तक निफ्टी आईटी में अभी बहुत ज़्यादा मंदी का एक नज़रिया लेकर के नहीं चलना चाहिए। वहाँ से पलटने की उम्मीदें आगे रहेंगी, लेकिन 34,000 के नीचे जाने पर फिर दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये तो रही मोटे तौर पे हमारे मेजर इंडिसेस की कहानी। अब बाकी कहानी सारी जो हैं वो विस्तार से हम बात करेंगे अब अपनी साप्ताहिक चर्चा में। और सभी मित्रों को पहले से बता दें, शोमेश जी का जो प्लान है उसके हिसाब से इस बार हमारी साप्ताहिक चर्चा शनिवार को नहीं होगी, एक दिन पहले ही शुक्रवार को हो जाएगी।